दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, अपितु यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में शासन के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, तो इनके मध्य शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का पृथक्करण है। अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका की तुलना में, अमेरिका से अगर हम भारत की तुलना करें तो हम पाएंगे कि भारत में जो शक्तियों का पृथक्करण है, इसका सिद्धांत अत्यधिक कठोर न होके यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। नियंत्रण और संतुलन का तात्पर्य यह है कि शासन के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, एक दूसरे के ऊपर एक प्रभावी नियंत्रण रखते हैं तथा उनके मध्य आपस में संतुलन की अवस्था पाई जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो विधायिका है, लेकिन विधायिका अगर कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के हितों के विपरीत हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के पास यह पूरा अधिकार है कि वह संवैधानिक सीमा के अंतर्गत, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत उस कानून को शून्य घोषित कर दे। ये हम जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आखिर हमें वे कौन से ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं भारत की शासन प्रणाली में, भारत के संविधान में हमें ऐसे कौन कौन से बिंदु प्राप्त होते हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण में कठोरता नहीं पाई जाती, बल्कि संतुलन एवं नियंत्रण पाया जाता है। तो पहला यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि विधायिका के जो सदस्य होते हैं वे ही मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आप विधायिका के सदस्य ना भी हो तो भी आप बन सकते हैं, लेकिन यदि आपने विधायिका के सदस्य रहे बिना मंत्रिपरिषद का मंत्री पद आपने स्वीकार कर लिया तो आपको 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, आपको चुनाव जीत कर आना पड़ेगा। अब विधायिका के सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद वह कार्यपालिका का भाग है। मतलब एक सांसद यदि मंत्री बन गया तो वह सांसद के रूप में तो विधायिका का अंग माना जाएगा, लेकिन मंत्री के रूप में वह कार्यपालिका का अंग माना जाएगा। अब इससे क्या होगा कि कानून बनाने का काम विधायिका का और कानून के पालन की जिम्मेदारी कार्यपालिका की, तो एक ही व्यक्ति कार्यपालिका का भी सदस्य है और एक ही व्यक्ति विधायिका का भी सदस्य है। ऐसी स्थिति में इसकी संभावना अधिक हो सकती है कि कानून जिस मूल भाव के साथ, जिस मंशा से, जिस रूप में, जिस स्पष्टता के साथ बना हुआ है, उसका उसी भावना के साथ, उसका उसी रूप में, उसी स्पष्टता के साथ उसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके। कोई गतिरोध उत्पन्न न हो, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य कोई गतिरोध उत्पन्न न हो, ऐसा प्रावधान भारत में है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो जब अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में वहाँ की संसद एक अलग संस्था है, कार्यपालिका एक अलग संस्था है। वहाँ के जो मंत्री हैं वह अपनी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में गतिरोध की संभावना बढ़ जाती है। भारत में उसी गतिरोध को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए या न्यून करने के लिए ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि मंत्री जो होंगे वह विधायिका के सदस्य होंगे। अब अगले अगर हम बिंदु की बात करें तो हम देखते हैं न्यायपालिका। हम जानते हैं कि भारत में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है,
लेकिन न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका में भी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, उसमें कार्यपालिका का एक प्रभावी भूमिका है, ये हम जानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के संवैधानिकता की जांच का जो अंतिम अधिकार है, वह न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षा भी करती है, और मूल अधिकारों की रक्षा वह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा वह राज्य के विरुद्ध करती है। राज्य जिसका सरल रूप सरकार होता है। तो हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की, और न्यायाधीशों ने कार्यपालिका के आदेश के विरुद्ध या उनकी किसी नीति के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी की। और हम ये भी देखते हैं कि कार्यपालिका के मंत्री के जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे, वे अगर विधायिका के सदस्य के रूप में किसी कानून का निर्माण करेंगे तो न्यायपालिका उसकी जो है संवैधानिकता की जांच भी करेगी। तो हम देख रहे हैं कि तीनों जो तंत्र हैं, जो ये आपस में बिल्कुल मिले जुले हैं। और अगला जो है, अगर हम इसकी ओवरऑल अगर हम एक बात करें तो हम देखते हैं कि न्यायाधीशों को हटाने का और न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, यह भी कहीं न कहीं कार्यपालिका और विधायिका से अटैच है। कैसे? नियुक्ति तो कार्यपालिका करेगी, लेकिन उनको हटाने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका के पास नहीं है, वह अधिकार विधायिका के पास है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए हमें संसद के थ्रू जाना पड़ेगा, हमें संसद के रास्ते जाना पड़ेगा। बिना संसद की स्वीकृति के, सहमति के बिना संसद में पारित हुए सिर्फ कार्यपालिका के आदेश से राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को नहीं हटाया जा सकता। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं, भारत में शासन के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियां स्पष्ट रूप से आपस में बटी हुई हैं, लेकिन इनका विभाजन इस प्रकार से हुआ है कि कोई भी तंत्र निरंकुश रूप से काम न कर सके। एक अंग दूसरे पे एक प्रभावी नियंत्रण बना कर रखता है, एक संतुलन बना कर रखता है। और कहीं न कहीं 1950 से जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, तब से भारत में स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ राजनीतिक परंपरा में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई पॉइंट और होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।